चलिए एक टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करते हैं। हमारे एक स्टूडेंट का सवाल था, हम पहले आपके सामने सवाल पढ़ देते हैं, फिर हमने उसको डिटेल में कवर करने का सोचा। ये आपको उस क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये था कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन या डिटरमाइन, है ना, ऐसा भी होता है ना, मैं शुरू से डिटरमिन ही पढ़ता हूँ। So what are the factors that determine the value of a currency against currencies of other foreign countries? सर वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी एक करेंसी की वैल्यू को तय करते हैं दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले। जैसे हम आज जिस दिन पे खड़े हैं, ये 7 फरवरी 2025 है, द रोज़ डे, अभी अभी बच्चों ने बताया है, और आज से शुभ दिनों की शुरुआत है, 14 तक चलेंगे। तो आज 7 तारीख को रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी ऐतिहासिक गिरावट पे है, हिस्टोरिकल फॉल पे है, और आज रुपया 87.97 पर जा गिरा है। मतलब $1 आप देते हैं तो आपको 87.97 इंडियन रुपए मिल जाएंगे $1 के बदले। या आपको $1 खरीदना है तो आपको 87.97 इंडियन रुपए भरने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट आप 88 पे आ गए हैं। मतलब एक अमेरिकी डॉलर 88 रुपये का हो चुका है। हम इस पर खड़े हैं, ये 88 रुपये का हो चुका है। पहले 86 का था, फिर 85, 84। ये कौन तय कर रहा है? असल में भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कौन तय कर रहा है, ये बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। चलिए मैं इसका आंसर दे दूं। एक्चुअली में इसे कोई तय नहीं कर रहा है। भारतीय रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत कोई तय नहीं कर रहा है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन इसे डिसाइड कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझिए, जैसे बाकी सभी कमोडिटीज़ जो कमोडिटीज़ मार्केट के अधीन आती हैं, उनकी कीमतें मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करता है, वैसे ही करेंसी की भी जो वैल्यू है उसी मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा डिसाइड होती है। उदाहरण के तौर पर मार्केट में कोई भी गुड्स हैं, उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस डिसाइड होती है कि उस गुड की सप्लाई कितनी है और डिमांड क्या है। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह से करेंसीज भी, उनकी वैल्यूज़ भी डिसाइड होती हैं इस आधार पर कि उनकी डिमांड कितनी है और उनकी सप्लाई कितनी है। तो डिमांड एंड सप्लाई ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कभी भी गलती मत करिएगा। बाकी सब चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो अलग चीज़ हैं। सिंपली एक ही चीज़ है जो ये तय कर रही है कि किसी एक करेंसी की कीमत क्या होगी किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई तय कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में तकरीबन, सारी तो नहीं पर तकरीबन, दुनिया की करेंसीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती हैं। ये फ्लोटिंग रेट सिस्टम मार्केट के अधीन आता है, और मार्केट के अधीन आने के कारण मार्केट में सिस्टम काम करता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो इसलिए कीमतें डिमांड एंड सप्लाई तय करती हैं। इसके अलावा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स भी होते हैं, जिनको हम पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी समझते हैं, जो इस समय भारत फॉलो नहीं कर रहा, पर 1990 से पहले यही फॉलो करता था। आज भी नेपाल यही सिस्टम फॉलो कर रहा है, और बहुत सी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ भी यही सिस्टम फॉलो करती हैं। ये सिस्टम क्या होता है? आप अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी या कुछ करेंसीज की वैल्यू के साथ पैग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज के समय में नेपाल ने अपने नेपाली रुपए की कीमत को भारतीय रुपए की कीमत के साथ पैग किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? भारतीय रुपया ऊपर बढ़ चढ़ेगा तो नेपाली रुपये को भी ऊपर चढ़ना होगा। भारतीय रुपये नीचे जाएगा तो नेपाली रुपये भी नीचे चला जाएगा। इस तरह से भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, या इसे हम पैग्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि एक प्रोपोर्शन सेट होता है, एक रेशियो सेट होती है। उस रेशियो में एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ पैग हो जाती है।
जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक रेशियो रखी है, कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, तो कंट्री ए की जो करेंसी की वैल्यू है वो कंट्री बी की करेंसी के वैल्यू के मुकाबले आधी होगी, 50% होगी, आधी। आपने ये रेशियो सेट कर लिया है। ओके, अब कंट्री बी की वैल्यू है 10 रुपये, तो कंट्री ए की वैल्यू होनी चाहिए आइडियली 5 रुपये। कंट्री बी की वैल्यू हो गई 100 रुपये, तो कंट्री ए की वैल्यू होनी चाहिए आइडियली 50 रुपये। इस तरह से ऑलवेज एक कंट्री है जिसे एंकर कंट्री कहते हैं, एंकर कंट्री है, और आप उसके साथ एंकर्ड हुए हैं, तो वो कंट्री है जिधर जिधर जाएगी आप उधर उधर जाएंगे, उसकी करेंसी की वैल्यू जिधर जिधर जाएगी वैसे वैसे आपकी करेंसी की वैल्यू भी जाएगी। इस तरह से बी कंट्री और ए कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो पैक्ड है, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है वो रेशियो जिसके तहत उनके रेट्स पैक्ड हैं, वो रेशियो फिक्स्ड है। उसी रेशियो में दोनों कंट्री के करेंसीज के वैल्यू बढ़ेंगी घटेंगी। आई बात समझ में? उसी रेशियो के अंदर। तो इस तरह से नेपाल और भारत के बीच में ये 1.6 है, तो जो एक भारतीय रुपया है वो नेपाली रुपये के मुकाबले 1.6 ये रहेगा। इस हिसाब से पैक्ड रहना है आपने, इस हिसाब से आपने पैक्ड रहना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी रेशियो के साथ अब आपको चलना है 1.6 के हिसाब से। डन, दैट्स द सिस्टम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1.5 होता तो 1.5 गुना होता है ना, 1.2 होता तो 1.2 टाइम्स होता। तो जैसे यहाँ पर 1.6 है, तो आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि अगर आप भारत का 1000 रुपया लेकर के नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ये पैग ही रहेगा हमेशा, इसी तरह से ये फिक्स्ड रहेगा। तो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के वैल्यू के साथ एक डिसाइडेड रेशियो के हिसाब से पैग कर दी जाती है, और उसी रेशियो के हिसाब से दोनों कंट्री की करेंसीज की वैल्यू बढ़ती घटती रहती हैं। इसलिए इसे इंश्योर करने के लिए कि जिस कंट्री की वैल्यू के साथ आपने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू पैग की है, अगर उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो फिर आपके मुल्क की जो बैंक्स हैं और जो गवर्नमेंट है उसको अपने कंट्री में वो नेसेसरी चेंजेस लाने होंगे। बैंक्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में वो नेसेसरी चेंजेस लाएं, और सरकारें अपनी फिस्कल पॉलिसी में वो नेसेसरी चेंजेस लेकर के आएँ, जिसके वाया वो रेशियो मेंटेन रहे, वो रेशियो मेंटेन रहे। एग्जाम्पल के तौर पर 1997 तक जो थाईलैंड है उसकी जो करेंसी है बाट, इसको थाई बाट कहते हैं, ये अमेरिकन डॉलर के साथ पैक्ड था। 1997 तक की बात बता रहा हूँ, ये अमेरिकन डॉलर के साथ पैक्ड था। 1997 वो ईयर है जब एशियन क्राइसिस आया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 6 मुल्क इससे तकरीबन प्रभावित हुए। थाईलैंड प्रभावित हुआ, मलेशिया प्रभावित हुआ, इंडोनेशिया प्रभावित हुआ, सिंगापुर, फिलीपींस और साउथ कोरिया। तो मेनली ये मुल्क प्रभावित हुए उस फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब ऐसे में ऐसा दिखने लगा कि थाईलैंड की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के फेज़ में चली गई है। तो ऐसे में ये दिखने लगा कि जो थाईलैंड का थाई बाट है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज़ करेगा, वो कमज़ोर हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। तो फिर उस मुल्क के लोगों ने, या और भी जो लोग हैं जिनके पास बाट था, उन्होंने उसको फटाफट डॉलर के लिए एक्सचेंज करना शुरू किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डॉलर लेना शुरू कर दिया और बाट का बर्डन रिड्यूस किया। तो बाट को आपने अनलोड कर दिया और अब डॉलर लेने की तरफ चले गए। लेकिन इस समय तक तो जो थाईलैंड है उसकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अमेरिका की करेंसी की वैल्यू के साथ पैक्ड थी। वो जिस भी रेशो में पैक्ड थी, इसके लिए थाईलैंड सरकार के लिए, थाईलैंड के सेंट्रल बैंक के लिए ये ज़रूरी था कि वो रेशो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बाट को छोड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉलर को ले रहे हैं, तो एक्चुअली में दो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, एक के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड बहुत बढ़ गई है, दैट इज़ डॉलर, और दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड बहुत घट गई है, दैट इज़ बाट। ऐसे में
बाट की सप्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही है मार्केट में और डॉलर की सप्लाई लिमिटेड दिखने लग जाए क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में डॉलर एप्रिशिएट होता दिखेगा और बाट डेप्रिशिएट होता दिखेगा। अब ऐसे में वो रेशो टूट जाएगी, उनके बीच की रेशो टूट जाएगी और ये रेशो मेंटेन रखना ज़रूरी है क्योंकि आपने करेंसी उनके साथ पैग की हुई है। तो आप जिस आदमी के साथ सैर करने निकले हो वो रोज़ सैर करता है, आपको आज प्रैक्टिस नहीं है और गलती से वो तेज़ सैर करने वाला आदमी है। अब हालत आपकी टाइट होनी है क्योंकि आपको उसके साथ कदम ताल मिलाना होगा, तो आपको उतना तेज़ दौड़ना होगा। तो फिर आप घर जाके आके कहेंगे अब कल से इसके साथ सैर नहीं करूँगा यार, आज मेरी हालत ख़राब हो गई। क्यों? वो तो बहुत तेज़ दौड़ता, मुझे भी साथ में उतना ही दौड़ने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़े। ठीक थाईलैंड के वही हालत कि एप्रिसिएशन की तरफ चला जा रहा है डॉलर और डेप्रिसिएशन की तरफ चला जा रहा है थाईलैंड का बाट। तो अब रेशो टूट जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में जाने लगे, दोनों को तो एक दिशा में जाना था। इसके लिए फिर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से थाईलैंड सरकार यानी कि वहाँ का सेंट्रल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मार्केट में उतारेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मार्केट में उतारेगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि वो डॉलर मार्केट में इसलिए इन्फ्यूज़ करेगा ताकि डॉलर की सप्लाई इनफ हो जाए। जब डॉलर की सप्लाई इनफ हो जाएगी तो डिमांड को मैच करने लग जाएगी और एक पॉइंट पे हो सकता है डिमांड से भी एक्सेस चली जाए। ऐसे में डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी और जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी वैसे वैसे बाट से वो मैच हो जाएगा। और ये हो सकता है थाईलैंड यही कर रहा था कि डॉलर उतार करके बाट ले रहा था, इससे डॉलर बढ़ेगा बाट घटेगा। वो इस तरह से इसे संतुलित करना चाहता होगा कि एट एनी कॉस्ट इतने दिन के अंदर मुझे वो रेशो मेंटेन रखनी है। ओके, लेकिन इस वजह से लगातार थाईलैंड ये करता गया, जबकि थाईलैंड अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहा है। जिस वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इस गिरावट के कारणों पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने में लगा हुआ है क्योंकि उस पर ऑब्लिगेशन है। इस वजह से एक पॉइंट पे आकर के उसका सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रेन हो गया। जब उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसी तरह से ड्रेन हो गया तो अब तो वो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता था, तो उन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए उसे डॉलर्स की भी तो ज़रूरत थी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। तो चाहे आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, या क्रूड इंपोर्ट करना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन्स इंपोर्ट करनी है, आपको उसकी पेमेंट डॉलर्स में देनी है। और आप एक अच्छी तेज़ चलती अर्थव्यवस्था है तो आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो जब आपने उनको डॉलर्स में पे करना है तो आपके पास डॉलर्स का रिज़र्व तो होना चाहिए, और जब आपके पास डॉलर्स का रिज़र्व नहीं होगा तो आप उन पेमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको इंपोर्ट ऑर्डर्स ना मिलें, या फिर अगर आपको इंपोर्ट ऑर्डर्स मिले तो आपको बाज़ार से डॉलर उठाना पड़ेगा। तो आप अल्टीमेटली आप अब बतौर सरकार डॉलर की डिमांड बढ़ाने लगे तो उसकी तो सप्लाई में और क्रंच आएगा, वो और अप्रिशिएट होगा, और आपकी करेंसी दे करके आप डॉलर ले रहे हो तो आपकी करेंसी और पुअर हो जाएगी। इस तरह से आप और डीप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। तब दुनिया भर ने एक चीज़ सीखी कि करेंसी पेग करना इज़ नॉट अ वाइज आइडिया, क्योंकि आप ऑटोनॉमस मैनर में, इंडिपेंडेंट मैनर में अपनी कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स या फिस्कल पॉलिसी टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को बेटर करने के लिए, और उस मौके में आप हर समय लगे रह जाते हैं अपनी पैक्ड रेशियो को मेंटेन करने में। जबकि मुल्क अगर इस तरह की कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हो या पैक्ड एक्सचेंज रेट ना फॉलो कर रहा होता तो वो अपनी कंट्री के जो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर थे उनको इस्तेमाल करता जुडिशियसली अपनी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए। वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स ऐसे लेकर के आता कि वो धीरे धीरे हो सकता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता, धीरे धीरे सप्लाई ऑफ द मनी को कंट्रोल कर लेता, तो मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेता, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल कर लेता, लिक्विडिटी कंट्रोल कर लेता। इन सारी चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी टूल मेजर्स की मदद से अगर कंट्रोल कर लेता तो इकोनॉमी की हेल्थ बढ़िया हो जाती और ऑटोमेटिकली फिर से डॉलर की डिमांड वैसी हो जाती जैसी ठीक ठाक होती है और इनकी करेंसी रिवाइव कर जाती। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो तब हों जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्री हो और इंडिपेंडेंट हो। ये सब तो तब हो जब आपकी फिस्कल पॉलिसी भी फ्री बिहेव करे। बट आपने तो अपने आप को एसोसिएट कर लिया है किसी कंट्री की
करेंसी वैल्यू के साथ, और उस कंट्री की करेंसी वैल्यू उस कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उसकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी अपनी फिस्कल पॉलिसी पर निर्भर कर रही है। तो इस तरह से वो तो पहले ही एक विकसित रूप मुल्क है, क्योंकि आप पैग भी वहीं पर कर रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको कोई वल्नरेबिलिटी ना झेलनी पड़े। इसका मतलब सामने वाला मजबूत खिलाड़ी है, उसकी अर्थव्यवस्था में पकड़ ज़्यादा है, आप उससे चीज़ें अच्छी खासी मंगाते हो, उसका सप्लाई सिस्टम पे बेटर कंट्रोल है, तो वो तो अपने लेवल पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी फ्री है, अपनी फिस्कल पॉलिसी में काफ़ी फ्री है। लेकिन आप बहुत ही बाउंड चल रहे हैं। 1990 के पहले भारत भी ऐसा ही करता था। भारत 1990 के पहले डॉलर के साथ अपनी करेंसी को पैग करके चलता था। 1991-1992 में भारत ने बहुत से क्राइसिस झेले, और वो यही क्राइसिस थे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही थे, और तब जाकर के भारत ने ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ आना शुरू किया, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फिस्कल पॉलिसीज़ की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, और पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजिम से भारत बाहर निकल आया धीमे धीमे करके, और आज हम उसी रिजिम में जी रहे हैं। तो आज हमारी करेंसी की वैल्यू है, उसे ये चीज़ तय नहीं कर रही है कि वो किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के साथ एक रेशियो में फिक्स्ड है और हमें उस रेशियो को मेंटेन करना नहीं। जो मार्केट मैकेनिज़्म है उसके तहत जो एक्सचेंज रेट्स बन रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेना फॉलो करके आज हमारी करेंसी की वैल्यू उसी पर निर्भर करती है। लेकिन तो एक सिंगल फैक्टर है जो करेंसी के वैल्यू को डिसाइड करता है, वो है डिमांड सप्लाई। लेकिन इस डिमांड एंड सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कैन कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, ओके, एंड देन अल्टीमेटली the demand and supply of that currency will decide the value of that currency. So there is one factor which will decide in a floating exchange rate regime the value of the currency, and that factor is demand and supply. But there are many factors which will decide demand and supply of the particular currency, and the demand and supply system will ultimately decide the value of that currency. So the major element is to understand those factors which can impact the demand and supply of the currency. Now I am going to explain you those factors. तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि करेंसी की वैल्यू को ये फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं। करेंसी की वैल्यू को डिसाइड कर रहा है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। इस बात में कोई दो राय नहीं है, दिमाग में कोई गलत फहमी ना रखिएगा। डिमांड एंड सप्लाई को ये सारे फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपसे कोई भी पूछे, गलती नहीं करनी है। क्या आपके देश का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, यानी कि आपके देश का आरबीआई या गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करता है? कर ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो फिर आपके देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट आपकी करेंसी की वैल्यू फेवरेबल बनी रहे आपकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इसके लिए कुछ कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। तो हम वो सारे मेजर्स अपनाते हैं, क्योंकि फिर हम डिमांड एंड सप्लाई को उसके वाया मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए मैंने ये बात समझाई। कई बार स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आता है ओनली ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट, या ए इज करेक्ट एंड आर इज कंप्लीट करेक्ट रीजनिंग फॉर दिस असर्शन। सो बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं कि एक तरफ आप खबरों में सुन रहे हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के वाया इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करना चाहता, तो फिर आप कहेंगे दूसरी तरफ कि सर ने तो पढ़ाया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंडियन करेंसी की वैल्यू डिसाइड नहीं करती। इंडियन करेंसी की तो वैल्यू डिसाइड करेगा सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो ये डिसाइड करेगी कि करेंसी का इस समय सप्लाई सिस्टम क्या रहने वाला है, वो सप्लाई बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है, वो डिमांड बूस्ट कराने वाला है या रिड्यूस कराने वाला है। तो ये चीज़ है, ये गलती कभी नहीं करनी। तैयारी आप एकेडमिकली पढ़ रहे हो तो थोड़ा बारीक जाना है, स्पेसिफिक होना है, प्रिसीजन में पढ़ना है, खुला खुला नहीं पढ़ना। तो चलिए फिर देखते हैं वो सारी चीज़ें जिनके वाया हमें समझ में आता है कि कौन कौन से फैक्टर डिमांड सप्लाई को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर लिखा गया है इन्फ्लेशन इन द कंट्री। हम यहाँ पर डॉलर और रुपए को ही कंपेयर करेंगे तो दोनों के विषय में बात होगी। किसी भी एक मुल्क में महंगाई है, तो यहाँ पे भारत और अमेरिका को ही लेकर चलेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि भारत में महंगाई है, इन्फ्लेशन है। तो जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो हम ये ऐसा कहते हैं कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है।
यानी कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है। यानी कि उदाहरण के तौर पर आप ऐसा मान लीजिए कि पहले आप ₹100 में 2 लीटर मिल्क ले पा रहे हैं, लेकिन अब आप ₹100 में सिर्फ 1 लीटर मिल्क ले पा रहे हैं। तो आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है ₹100, वो पहले के मुकाबले डेप्रिशिएट हुई है, गिरी है। तो मतलब आपकी उसी ₹100 के साथ पहले परचेजिंग पावर 2 लीटर मिल्क थी, अब आपकी परचेजिंग पावर 1 लीटर मिल्क है। क्यों? क्योंकि कीमतें पहले 1 लीटर दूध की ₹50 थी, इसलिए ₹100 में 2 लीटर आता था। अब 1 लीटर दूध की कीमत ₹100 है, इसलिए ₹100 में सिर्फ 1 लीटर आता है। तो जब वस्तुओं की कीमतें किसी मुल्क में बढ़ती चली जा रही हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, तो इसकी वजह से जो लोग पर्टिकुलर उस करेंसी को होल्ड किए हुए हैं, द बेयरर ऑफ दैट करेंसी, उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि वो जो भी यूनिट ऑफ करेंसी होल्ड किए हुए हैं, उस यूनिट ऑफ करेंसी से वो यूनिट ऑफ करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई है, इसलिए उनके पहले के मुकाबले परचेजिंग पावर घट गई है। अब अगर ऐसी परिस्थिति आ जा रही है किसी भी मुल्क में, ज़रा सोच करके देखो कि महंगाई है और आपके मुल्क में आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर चुकी है, और ऐसी परिस्थिति अगर आ जा रही है डेप्रिसिएशन की, तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, समझो। अब आप मान लीजिए कि आपका यही मुल्क बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, मान लीजिए कि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो जब वो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है तो उसे पेमेंट डॉलर्स में करनी है, उसे पेमेंट डॉलर्स में करनी है। फर्स्ट एस्पेक्ट हम समझाने जा रहे हैं। जब डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो पहले के मुकाबले आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई हुई है, आपकी परचेजिंग पावर घटी हुई है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और विदेशों के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। तो ऐसे में पहले आपको हो सकता है ₹50 देने पर $1 मिल जाता था, और एक जो वहाँ पर एक क्रूड ऑयल है उसकी कीमत हो सकता है कि $1 ही हो। तो पहले ₹50 देने पर आपको $1 मिल जाता था, अब आपको ₹100 देने पर $1 मिलता है। तो मतलब पहले के मुकाबले डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में आपके रुपए ज़्यादा खर्च होते हैं, फिर आपको उतना ही अमाउंट ऑफ डॉलर मिलता है। इसका मतलब आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड गिरने लगी है और डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी है, और उनकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होने लग गई है। क्यों एप्रिशिएट होने लग गई है? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी करेंसी कमज़ोर हो गई है, और अब ज़्यादा करेंसी खर्च करके उनके डॉलर आपको लेने पड़ते हैं। तो मतलब ये है कि आपको अब उनके ज़्यादा डॉलर ले करके ही काम आपका निपटता है। तो यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द डॉलर, एंड अल्टीमेटली आपकी करेंसी की वैल्यू इरोड होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया ये एस्पेक्ट? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है, तो आपके देश में परचेजिंग पावर घट चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके मुल्क में अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कैपिटल फ्लो कर रहा है आपकी कंट्री के अंदर, तो उस कैपिटल पर उन्हें जो रिटर्न्स मिल रही हैं यहाँ पर, तो जो वो डॉलर लेकर के आए, उन्होंने डॉलर दे करके यहाँ पर रुपया बनाया था पहले, और रुपयों में आज उन्हें कमाई हो रही है, जिन रुपयों को वो डॉलर में बदलेंगे। लेकिन रुपये की परचेजिंग पावर तो गिरती चली जा रही है, रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। ऐसे में वो व्यक्ति ये चीज़ देखेगा कि इनकी करेंसी कमज़ोर होती चली जा रही है। ऐसे में यहाँ से पैसा निकालना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, यहाँ निवेश करना ठीक नहीं है। तो फर्दर कैपिटल फ्लोज जो आने वाला है विदेशों से, वो रुक सकता है, रुकेगा। उसके साथ जो डॉलर आना था वो रुकेगा। तो आप लोगों को जो डॉलर एक्सेस होते थे वो डॉलर एक्सेस होने बंद हो जाएंगे। दूसरा, आपके मुल्क में जो उनका निवेश था वो उस निवेश को बाहर निकालना चाहेगा, क्योंकि उसे ये नज़र आ रहा है कि आपकी करेंसी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक तो डॉलर आना बंद हुआ, और एक जो पैसा आपके मुल्क से उन्होंने निकाला है वो डॉलर में बदलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुल्क की करेंसी वो दे करके आपसे डॉलर लेना चाहेंगे। ऐसे में भी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो पैसा वापस तो डॉलर के रूप में ही ले जाएंगे। तो डॉलर की डिमांड आप इंक्रीज़ करवा रहे हो यहाँ पे, और आपकी करेंसी की डिमांड रिड्यूस हो रही है। और दूसरी तरफ
डॉलर की सप्लाई रिड्यूस हो रही है क्योंकि वो फर्दर कैपिटल नहीं लेकर के आएगा। इस परिस्थिति में भी अगर डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को देखें तो एक करेंसी जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ द डॉलर, और दूसरी करेंसी की डिमांड फॉल हो रही है। तो कैपिटल फ्लोज भी प्रभावित हो जाते हैं जब महंगाइयाँ ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि आपको ये नज़र आता है कि आपके हाथ में जो पैसा था, आपने पिछला मुनाफा जो कमाया था, आपने जो एफडी कराई, आपने जो बैंक में बैलेंस रखा है, रातों रात उसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है, क्योंकि उसी प्रॉफिट ऑफ 10 लाख से पहले आप कई चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन आप बहुत कम चीज़ें अब आप खरीद पा रहे हो। इसलिए इस मुल्क में जो प्रॉफिट्स हैं वो तेज़ी से वैनिश होते चले जा रहे हैं करेंसी वैल्यू गिर जाने से। और अल्टीमेटली यहाँ पर निवेश करना ठीक नहीं है, यहाँ से निवेश निकाला जाए। इसका एक तीसरा कारण बनेगा निवेश निकालने का, वो कारण ये बनेगा, पंखा चलाओ, वो कारण ये बनेगा कि क्योंकि आपकी करेंसी के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है, आपकी करेंसी के मुकाबले डॉलर अल्टीमेटली मजबूत होता चला जा रहा है, तो फिर उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हमें इनकी करेंसी वापस करके आज के समय में हम डॉलर ले लेते हैं और डॉलर आगे आने वाले दिनों में मजबूत होने वाला है, तो वो डॉलर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फर्दर। अगर हमें किन्हीं और बेहतर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन स्टिल डॉलर के मुकाबले उन सब का भी रेट जो है वो कम है, तो वी विल हैव डॉलर्स राइट नाउ, और उस मजबूत कीमत वाले डॉलर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया भर की अदर करेंसीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, जिनके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स अभी बेटर हैं और इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, वो ठीक ठाक बढ़िया काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? और सबसे बड़ी कहानी, जिस मुल्क से डॉलर बिलोंग करता है जैसे कि अमेरिका, अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है तो वो अपने मुल्क भी उस डॉलर को वापस ले जा सकते हैं, ये कह करके कि हमारे मुल्क में अगर हम इसे निवेश करें तो वहाँ पर हुए हमारे मुनाफे और वहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न्स आएंगे उसकी वैल्यू फिर भी सेफ़ नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में डॉलर अप्रिशिएट ही होने वाला है, वो मजबूत ही होने वाला है, तो हमारी वैल्यू इरोड नहीं होगी। अगर हम आज हमारा डॉलर ले जा करके अमेरिका में इन्वेस्ट करें, और अगर आज हम $100 से नया $100 बनाते हैं, तो आज अगर हमारे $100 की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसे भारत में ही कीमत 80 रुपये है, तो आने वाले समय में ये 87 रुपये हो जाएगी, मतलब डॉलर हमारा और मजबूत हो जाएगा। और उस समय में हम फिर हमारे इस बढ़ी हुई कीमत वाले डॉलर को भारत या दुनिया भर के बाज़ारों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड एंड सप्लाई को प्रभावित करता है, और डिमांड एंड सप्लाई आगे प्रभावित करती है करेंसी की वैल्यू को। ओके, अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन एंड डेप्रीसिएशन, उसमें आ जाएगा डीवैल्यूएशन एंड डेप्रीसिएशन, हम उसको भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे जब हम ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट रेट। भारत में इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक लेवल पर काम कर ही रही है इस समय में, इस वजह से भारत का रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हो रहा है। दूसरा फैक्टर है, अभी आरबीआई की मीटिंग्स चल रही हैं 3 दिन की, जो 5 तारीख से शुरू हुई हैं, और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से एसोसिएटेड मीटिंग्स हैं, और उसके तहत पॉलिसी रेट्स डिसाइड होंगे। अलग अलग रेट होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो CRR डिसाइड होगा, रेपो रेट डिसाइड होगा, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड होगा, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिसाइड होगी, अलग अलग रेट डिसाइड होंगे। ऐसे में जो मार्केट सेंटिमेंट्स को स्टडी करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपनी कंट्री में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के एफर्ट्स कर सकता है, और उसके तहत इंडिया पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो घटा सकता है, मतलब लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकता है, तो इंडिया इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर सकता है, ऐसा सेंटीमेंट है ग्लोबली। और अगर इंडिया इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करता है तो इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे वो समझ लेते हैं। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जिन लोगों ने भारत में विदेशों से पैसा लगाया हुआ था वो भारत से भारतीय करेंसी दे करके वापस अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जा रहे हैं। इस वजह से भी डॉलर की कमी हो रही है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिसको कि शायद सप्लाई उतना नहीं मैच कर पा रही, इसलिए डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। इसको मैं डॉलर की कमी बोल रहा हूँ। तो कैपिटल आउटफ्लो इस्टेब्लिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहला तो जिन्होंने निवेश किया था वो ले जा रहे हैं वापस अपना डॉलर। कारण ये है, वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स अगर घट जाते हैं
इंटरेस्ट रेट्स अगर घटते हैं तो उसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि आपके यहाँ पर निवेश अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल नहीं रही, क्योंकि हमें रिटर्न्स नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी चीज़, अगर निवेश घटता है, ऑलरेडी ग्लोबली एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी का सिचुएशन है। सप्लाई चेन पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, बाद में इज़राइल और पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, म्यांमार क्राइसिस के कारण ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन हैवीली डिसरप्टेड है। ऐसे में गुड्स की फ्री सप्लाई पहले ही रिस्ट्रिक्टेड चलती हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक आपूर्ति की समस्या है, सप्लाई की समस्या चल रही है, जिससे कीमतें बढ़ी हुई हैं। इन्फ्लेशन थी ना ग्लोबली, तभी सारे सेंट्रल बैंक्स ने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूज़ की थी। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी अनसर्टेनिटीज़ ये वाली ख़त्म नहीं हुई, ये सब चीज़ें तो अभी शांत नहीं हुई। और आपके मुल्क में खुद अभी महंगाई है, जिससे पहले ही करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, इरोड हुई है, और निवेश मुनाफेदार नहीं लग रहे हैं। ऐसे में आप अगर लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे लिक्विडिटी बढ़ाने, या निवेश आपको लगेगा कि लेंडिंग ज़्यादा हो, बैंक्स अगर ब्याज दर घटाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लेंगे और फिर वो निवेश करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और अल्टीमेटली इससे अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा, तो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव होगा, बेहतर लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, बेहतर रेवेन्यू भी सरकार के लिए जनरेट होगा, ऐसा मान के चला जा रहा है। निवेशक ये कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी है लिक्विडिटी बढ़ने से कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाए, हो सकता है एक पॉइंट पे वो अनकंट्रोलेबल भी हो जाए। तो पहला तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मुनाफे का सौदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्याज दरें आप घटाने जा रहे हैं, और दूसरा उन्हें लग रहा है कि इससे लिक्विडिटी बढ़ने से इन्फ्लेशन का डर ज़्यादा जल्दी एग्जिस्टेंस में आएगा, दानव ज़्यादा जल्दी एग्जिस्टेंस में आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो धीमे आएगी आने वाले समय में। उसका एक कारण वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस अभी कमज़ोर चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस कमज़ोर होने के कारण भी जो भारत की आने वाले क्वार्टर्स की जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका प्रेडिक्शन ठीक ठाक ही रखा गया है, 6.2, 6.3, 6.4 के आसपास ही रखा गया है, जबकि 7-7.5% के हिसाब से जीडीपी को ग्रोथ करना चाहिए था। तो इस हिसाब से माना गया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन जो बनी हुई है अभी भी वो और बढ़ सकती है, और इन्फ्लेशन जो थोड़ी घटी भी दिख रही है, अभी भी जो सर्विसेज हैं उनमें इन्फ्लेशन स्टिल बना हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स अभी भी डिसरप्टेड हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है उन्हें, करेंसी वैल्यू इंडिया की और डेप्रिशिएट होने का डर है उन्हें, ये दो बड़े डर हैं उन्हें। और सबसे बड़ी चीज़ तो इंटरेस्ट रेट ही घटा दिया, तो उनका जो ल्यूक्रेटिव पॉइंट था कि हमें निवेश से जो मुनाफा होना है वही घट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पैसा बाहर निकल रहा है। अब दूसरा, जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, वो इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे उतना नहीं घटा रहा, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स अच्छे मेंटेन्ड हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन्ड रहते हैं तो आपके यहाँ से भी लोग विश्व भर में वहाँ पर पैसा लगाते हैं जहाँ पर उन्हें बेहतर रिटर्न्स मिलती हैं। जैसे वो लोग पैसा लेके आपकी इकॉनमी में आते तो आप भी तो जाते होगे ना। तो ऐसे में भारत से भी पैसा अगर बाहर जाएगा तो आप इंडियन रुपी दे के डॉलर ही मांगोगे, इंडियन रुपी दे करके आप डॉलर ही मांगोगे, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, विदेशी तो अपना पैसा वैसे ही वापस ले जा रहे हैं। तो विश्व भर में अगर इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन आपसे बेटर है, वहाँ पर बेहतर इंटरेस्ट रेट ऑफ़र हो रहा है एफडीज़ पर या डिपॉजिट्स पर, तो पॉसिबिलिटी है कि पैसा भारत से विदेश जाए, भारतीयों का भी, भारतीय कंपनियों का भी, और इस वजह से भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट लोअर होने का इस तरह से नतीजा देखा जा रहा है। तो इस वजह से अखबारों में ये छप रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की जो मीटिंग चल रही है उसके आउटकम के रूप में जो पॉलिसी रेट्स हैं वो स्लैश किए जाएंगे, और इसका नतीजा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एप्रीहेंसिव हैं इस कदम को लेकर के, इसलिए वो अपना पैसा निकाल करके ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके मुकाबले रिटर्न्स अमेरिका में बेहतर नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर जो इकॉनमी है ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। और दुनिया भर में सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रंप के आ जाने के बाद जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उन्होंने चीन पर लगाए हैं, कनाडा पर लगाए हैं, मैक्सिको पर लगाए हैं। इस तरह के टैरिफ के कारण काउंटर टैरिफ लगाए गए कनाडा के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा और चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा। तो ये एक टैरिफ वॉर छिड़ सकती है दुनिया में। और जब भी टैरिफ वॉर छिड़ती है तो जिन मुल्कों में बड़ी इकॉनमी होती है साइज़ पहले से ही, जो मुल्क इकॉनमी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं आगे जा कर के, इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ जोन्स में ले जाता है। तो ऐसी टैरिफ वॉर सिचुएशन में भी इन्वेस्टर एप्रीहेंसिव है ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो को देखते हुए,
कि वो ये कह रहा है कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, ग्लोबल सप्लाई सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, इसलिए सेफ अभी ये है कि पैसा अमेरिका में ले जाया जाए, वहीं निवेश किया जाए। तो इस वजह से भी पैसा वर्ल्ड लेवल से फ्लाई करके अमेरिका जा रहा है। अमेरिकन डॉलर ओवरऑल भी अप्रिशिएट हो रहा है, सिर्फ इंडियन करेंसी के अगेंस्ट नहीं, दुनिया भर की तमाम करेंसीज़ के अगेंस्ट। पाउंड गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत कमज़ोर हुआ है। और हो ये रहा है कि टैरिफ वॉर का डर बना हुआ है, और उस वजह से सभी मजबूत मुल्क में चले जाना चाहते हैं। वो खासतौर पर वो जो उसी मुल्क से बिलोंग कर रहे हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक कहानी है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, आपकी कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है या ज़ीरो है, ये डिसाइड करता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होने वाली है। करंट अकाउंट क्या रहता है? देखिए, आपका जो मुल्क है वो मुल्क दुनिया भर में सामान बेचता है और दुनिया भर से सामान मंगाता है, सिंपल कहानी है। करंट अकाउंट अगर माइनस में है तो वो सीधा सीधा इंडिकेटर है इस बात का कि आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट में है, माइनस में है। क्योंकि आप 1000 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करते हो और सिर्फ 500 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट करते हो, इसलिए -500 पे हो आप। -500 का मतलब करंट अकाउंट को ही तो सारी पेमेंट्स एड्रेस करनी है, और दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस क्योंकि डॉलर में होती हैं इंटरनेशनल्स, तो ऐसे में अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में, और डॉलर्स में जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर्स की डिमांड आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया भर को भारतीय रुपए की डिमांड कम है, दरकार कम है, ज़रूरत कम है ना, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो लोग आपका सामान खरीदेंगे, तो उसका पेमेंट उनको बाद डॉलर में लेकर के फिर बाद में रुपए में करना होगा। तो अल्टीमेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाओगे। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाओगे, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खर्चा करोगे। तो क्योंकि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इस वजह से डॉलर आपके पास आ नहीं रहा है कहीं से, और आपकी करेंसी की लोगों को ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही, तो आपकी करेंसी की डिमांड घट रही है, आपकी करेंसी में डॉलर की सप्लाई भी घट रही है। दूसरी तरफ आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी कंट्री में डॉलर की सप्लाई वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि इंपोर्टर्स को पेमेंट करनी है और उनको पैसे की ज़रूरत है डॉलर, और डॉलर फिर जो है वो भारत भर से ही जुटाया जाएगा। इसका लेखा जोखा सारा करंट अकाउंट में रखा जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस बात का इंडिकेटर होता है कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डॉलरों की ज़रूरत है, तो वो हायर डॉलर डिमांड का इंडिकेटर होता है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है तो मतलब डॉलर डिमांड ज़्यादा है, डॉलर डिमांड ज़्यादा है मतलब डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। आई बात समझ में? तो इस तरह से डॉलर की वैल्यू अगर आपकी करेंसी के मुकाबले अप्रिशिएट हो रही है तो मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी ज़्यादा करेंसी दे करके कम डॉलर हासिल हो पा रहा है आपको। इसका मतलब आपकी करेंसी की कीमतें डॉलर के मुकाबले टूट रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट सीधे सीधे इस ओर इशारा करता है। अगर दूसरी तरफ देश भर में बजट डेफिसिट चल रहा है, मतलब ये फिस्कल पॉलिसी के एस्पेक्ट से, अब ये सरकार की बात है, सरकार की तरफ बजट डेफिसिट चल रहा है तो मतलब ये है कि जो सरकारें हैं उनके जो खर्चे हैं वो कुल मिलाकर के जो रेवेन्यूज़ आते हैं उनसे कम ही हैं। रेवेन्यूज़ चाहे जिन्हीं भी सोर्सेज से आएँ उनसे कम है, चाहे वो टैक्स सोर्सेज या नॉन टैक्स सोर्सेज से आएँ, बट जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है। ये खर्चा और कमाई हम फिस्कल एस्पेक्ट में देखते हैं, इसको फिस्कल सिस्टम बोलते हैं। आपके घरों का भी सिस्टम फिस्कल में ही आता है। तो खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, अब क्या करेंगे? बजट डेफिसिट में चल रहा है तो क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? या तो आप मार्केट से पैसा बोरो करेंगे, आप मार्केट से पैसा बोरो कर रहे हैं। जब आप मार्केट से पैसा बोरो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अल्टीमेटली, एक तरीका ये है कि आप मार्केट से पैसा बोरो करिए और एक तरीका ये है कि आप ज़्यादा करेंसी छापिए। वट एवर रूट यू आर गोइंग टू फॉलो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ता चला जा रहा है। इसका सीधा सीधा नतीजा क्या मिल रहा है? आपकी करेंसी की ओवर सप्लाई हो रही है,
और इसका सीधा सीधा रिजल्ट क्या आ रहा है कि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करा रहे हैं दूसरी करेंसी के मुकाबले। आई बात समझ में? क्योंकि आगे जा कर के हमने एक टॉपिक यहाँ पर लिखा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ये डिसाइड करती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेट सिचुएशन इज़ द इन्फ्लेशन। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो फिर इन्फ्लेशन आता है। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो एक समय तक सप्लाई क्रंच नज़र आता है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ही जो आरबीआई है वो आपकी जेब से पैसा खींचता है, इसलिए वो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है ताकि वो मनी सप्लाई को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करे, लिक्विडिटी को थोड़ा स्क्वीज़ करे, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो इकोनॉमी में लिक्विडिटी वाइज। तो इस वजह से ये वो इसलिए करता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। और इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट से क्या रिश्ता है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा नज़र आ रही है, आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो फिर डॉलर उसके मुकाबले मजबूत हो रहा है। आई बात समझ में? और दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी करेंसी को मजबूत करें तो फिर आपको मनी सप्लाई को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्वीज़ करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं। एक तरफ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम इसके लिए काम करता है और दूसरी तरफ मनी सप्लाई किसके द्वारा इम्पैक्ट होती है? सरकार की फिस्कल पॉलिसियों के द्वारा। जैसे यहाँ पर हुआ कि सरकार बजट डेफिसिट में थी, अब उसको सेटल करने का तरीका ये है कि वो जो डेफिसिट है मतलब वो आपने खर्चा किया है और वो खर्चे का पैसा किसी भी सोर्स से भरिए, या तो कर्जा उठा करके भरिए या पैसा छाप के भरिए। पैसा छाप के भरते हैं तो आपकी साख और कमज़ोर होती है, और अगर कर्जा उठा के भरते हैं तो धीरे धीरे आप पे डेट चढ़ रहा है। अब आप पे डेट चढ़ा हुआ है तो आपको डेट प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बजट डेफिसिट और बढ़ता चला जाएगा। और इस सारी चीज़ों का इंटरनेशनल लेवल पर एक पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि आप पर कर्जा कितना है, आपका कर्जा कैसा है, किस नेचर का है और कर्जा कितना है। और इन चीज़ों के कारण अगर मान लीजिए मुल्क पे कर्जा काफ़ी है तो ऐसा माना जाता है कि फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, कैपिटल गुड्स में या कैपिटल डेवलपमेंट में पैसा उतना खर्च नहीं हो पाएगा, निर्माणकारी गतिविधियां उतनी नहीं हो पाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे नॉन कैपिटल आइटम्स पर ही खर्चा किया जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सैलरीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे खर्चा होते चला जा रहा है। प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स या कैपिटल से जुड़ी चीज़ों पर खर्च, एसेट्स नहीं बन रहे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं, मियरली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं। इससे इन्वेस्टर्स पे कॉन्फिडेंस डोलते हैं कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतर जीडीपी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बनने वाली नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब लगते हैं, प्रोजेक्ट्स लगते हैं, एक्सपेंशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब जो है बेहतर ग्रोथ रेट्स अचीव होती हैं। और अदरवाइज सिर्फ खर्चे करते मतलब आप जो कर्जा उठा रहे हैं उससे खा पी रहे हैं। किसी व्यक्ति की लाइफ में भी आप देखो, वो खर्चा उठा के रोज़मर्रा के कर्जा उठा के रोज़मर्रा के खर्चे पूरे कर रहा है। मतलब कर्जा उठा रहा है 15,000 और राशन खा रहा है, दूध का बिल दे रहा है। ऐसे आदमी कई परिवारों में, कई रिश्तेदारों में, कई सर्कल में होते हैं। छोटी छोटी कर्जे की ज़रूरत होती है उनकी, पर असल में कभी वापस नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग वो तो उसी से अपने दैनिक खर्चे कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी ने कर्जा उठाया 40-50 हज़ार का, बाकी पैसे आप अपने से लगाए, ई रिक्शा लिया, वो 400-500 दिहाड़ी कमाएगा, वो सही है क्योंकि उसने एसेट जनरेट किया। तो फिर ये देखा जाता है कि जब आप बजट डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, इसका नेचर क्या है, उसमें देखा जाए कि ज़्यादा खपत की तरफ किया गया खर्चा है और कर्जा उसके लिए उठाया गया है, तो फिर ऐसा प्रोस्पेक्ट डेवलप होता है आपको लेकर के कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल इकॉनमी आगे नहीं रहने वाली। निवेशक दूर भागते हैं, कंपनियों के मुनाफे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले, कंपनियों को शेयर मार्केट से शेयर नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, तो उनमें निवेश होना घट जाता है। ओवरऑल उन कंपनियों में फंडिंग आनी कम हो जाती है, कैपिटल इनफ्लो रिड्यूस हो जाता है। उन्होंने जो एक्सपेंशन प्लान बनाए होते हैं, उन्होंने जो आगे अपने क्रिएशन से जुड़े प्लान है, प्रोडक्शन से जुड़े प्लान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े प्लान है, उनको रिड्यूस करना पड़ता है साइज़। इससे उनकी ओवरऑल मार्केट कॉम्पिटेंस पे, कॉस्ट कॉम्पिटेंस पे फ़र्क पड़ता है। इससे ओवरऑल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, मार्केट शेयर पर फ़र्क पड़ता है, और इससे एक नेगेटिव साइकिल चल पड़ता है और निवेश घटता भी है और पुराना निवेश खिंच जाता है, वापस चला जाता है।
तो ये बजट डेफिसिट इस तरह से प्रभावित करते हैं। ओके, ज़्यादा ज़्यादा नोट छापने से सप्लाई मनी बढ़ता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसी वैल्यू यहाँ पर क्रैश करती है, डिप्रिशिएट कर जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और ये वो मुल्क हैं जिन मुल्कों में करेंसी वैल्यू घटना मतलब बर्बादी के आसार। कारण ये इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं, इंडिया इंपोर्ट इकोनॉमी है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और चीन जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। अब भारत विश्व में बड़े पैमाने पर गोल्ड इंपोर्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं सपोज़, और फिर भी आपका इंपोर्ट वैसे का वैसे ही बना हुआ है और गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। तो वो बढ़ी हुई कीमतें आपको गोल्ड की पे करनी है, गोल्ड ट्रेड होगा डॉलर्स में, तो वो बढ़ी हुई कीमतें आपको गोल्ड की पे करनी है डॉलर्स में। तो मतलब बढ़ी हुई कीमतें अगर क्रूड की हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है ग्लोबली अगर, तो क्रूड की कीमत बढ़ेगी, जो मशीनरीज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स की कीमतें बढ़ेंगी, बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो विदेशों से आती हैं कीमतें बढ़ेंगी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी ड्यू टू द सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एट द ग्लोबल लेवल, तो फिर उन बढ़ी हुई कीमतों को आपको डॉलर में पे करना है, क्योंकि आप हैवी कंज्यूमर इन आइटम्स के 80% तक आपका क्रूड आप विदेशों से मंगा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको उसके लिए पे करना है। और ऐसे में बढ़ी हुई कीमतें पे करनी है डॉलर में, तो डॉलर भी चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा डॉलर की मांग करोगे तो फिर डॉलर ज़्यादा डॉलर ज़्यादा डॉलर ज़्यादा डॉलर, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो डॉलर तो आप ही चने के झाड़ पे चढ़ेगा ही, अपने आप ही अप्रिशिएट होगा और उसके सामने रोने लगेगा रुपया कि अगर ये इतना चढ़ता जाएगा तो मेरा हाल क्या होगा, एक दिन मेरा कदकाठी ख़त्म कर देगा चढ़ चढ़ के मेरे कंधों पे। इस तरह से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड है ये प्रभावित करता है। तो दुनिया भर में अब गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं, तो जो मुल्क गोल्ड के एक्सपोर्टर है वो इस समय चोखे मज़े ले रहे हैं, वो नज़ारे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमें आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम मेंटेन कर रहे हैं, और इन महंगे महंगे डॉलरों से दुनिया भर की कंट्रियों से हम अनाज वगैरह और बाकी चीज़ें मंगा रहे हैं, क्योंकि उनकी करेंसियाँ भी डॉलर के सामने टूटी पड़ी हैं। तो एक तो हम महंगा वाला, मतलब हमारा महंगे गोल्ड के कारण डॉलर ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से डॉलर एप्रिशिएटेड, जिसके मुकाबले दुनिया की करेंसियाँ गिरी हुई, जिन थोड़े डॉलर दे करके उन मुल्कों की ज़्यादा करेंसी मिल जा रही है, जिससे हम उनका अनाज अनूज खरीद के चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं। अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट, ये मैं यहीं पर बता चुका हूँ जब मैंने बजट डेफिसिट बताया। अगर पब्लिक डेट बढ़ते चला जा रहा है, मतलब सरकारी घाटा, सरकारी कर्जा बढ़ते चला जा रहा है, तो उसके क्या नतीजे आते हैं? नतीजे यही आते हैं कि फिर आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, डॉलर मजबूत होता है, हमने डिस्कस कर लिया। स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप दुनिया में किस मुल्क में निवेश करेंगे? जिस मुल्क में रोज़ जंगें चल रही हैं, जिस मुल्क में हथियारबद्ध लोग अंदरूनी विद्रोह कर रहे हैं, जिस मुल्क में सरकार स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, रोज़ बदल रही हैं, गिर रही हैं, जिस मुल्क का कोई इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोग्राम क्लियर नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट सिक्योर नहीं है, आप यहाँ नहीं करेंगे। जिस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिस मुल्क के पास एक आने वाले वर्षों की इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो कम से कम जंगों में जा रहा है, जिसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जिसके पास एक अच्छा एवेन्यू है फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने का, तो आप इसी मुल्क में निवेश करोगे कि नहीं? तो ऐसे में इंडिया या दुनिया कोई भी मुल्क अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी शो कर रहा हो, अगर अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रहा हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी शो कर रहा हो, तो दुनिया भर से निवेशक उस मुल्क में आते हैं, तो कैपिटल इनफ्लो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, और इसका सीधा सीधा असर है कि डॉलर आएगा, और जब डॉलर आएगा, अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिनेरियो है आपके पास, अच्छे खासे आपके पास डॉलर भी हैं, सब कुछ है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर की अब आपकी कंट्री में सप्लाई इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि निवेश आपके मुल्क में आ रहा है और आपके मुल्क के पास इनफ है जिससे आप अपनी कंट्री के इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हो। मतलब एक तरफ से आपके मुल्क में डॉलर आ रहा है और दूसरी तरफ से आप इंपोर्ट करते हो, डॉलर देने पड़ते हैं। तो अगर आप एक तरफ से मेरी जेब में आप लोग 10,000 रुपये डालें और दूसरी तरफ से मुझे किसी को 10,000 की पेमेंट देनी है, फिर तो ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक तरफ से आप मेरी जेब में 5,000 डालें और मुझे किसी को 10,000 देना है, 5,000 मैं बैंक से उठाऊंगा, उस पर ब्याज देना पड़ेगा।
तो जब झमाझम डॉलर आने लग जाए देश में निवेश के माध्यम से ही सही, तो डॉलर अपने पास ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास अपना डॉलर है, इनफ है। तो इस वजह से इस मैनर में डॉलर की डिमांड जो हम क्रिएट करेंगे इंपोर्ट्स के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में इनफ सप्लाई भी हमारे पास है। इससे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहेगा। हमारी कंट्री की करेंसी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, क्योंकि डॉलर की भी करेंसी वैल्यू जो है वो फिर अप्रिशिएट नहीं होगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई बैलेंस बड़ा सुंदर बना हुआ है। बात तो आदमी डूबता कब है, जब डिमांड से सप्लाई मैच नहीं करता, है ना। डिमांड अगले वाले बंदे ने आपसे मांग लिया 2 लाख, जेब में 50,000 है, लुटिया डूब गई समझो। लेकिन अगले ने मांगा 2 लाख, आपके पास 4 लाख पड़ा है, हंसते हंसते बंदा दे देता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है अपने पास। ओके, ये कहानी है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू रिमेन पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल, टू मेंटेन गुड ट्रेजेक्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और भविष्य के लिए भी ऐसे बजट्स वगैरह हम लाएं कि ऐसा लगे कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं। ये चीज़ें इस समय अमेरिका शो कर रहा है दुनिया भर को। कई वायदे अमेरिका कर रहा था लंबे समय से, ट्रंप ने अब कई प्रोमिसेस कर दिए कि हम इसे इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे, हम अपने लोगों को दोबारा रोज़गार देंगे, हम उन मुल्कों पे जो हम उन कंपनियों पे जो कंपनियां अगल बगल के मुल्कों में जाके प्रोड्यूस करती हैं और चीप प्रोड्यूस करती हैं और अमेरिका में भेजती हैं, ये सोच करके कि वो हमारे मुल्क में कंपनी नहीं लगा के वहाँ लगाएंगे और हमारे मुल्क की डिमांड के बेसिस पे अपनी कंपनियों का मुनाफा बनाएंगे। तो उनको मैं बता दूँ, मोटा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उसी पैसे से हम अपने देश के युवाओं को रोज़गार देंगे, अपना हेल्थ सिस्टम वापस से स्ट्रेंथन करेंगे और हम उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हम नए तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो या तो चुप करके आ जाओ, फिर वापस इधर ही आ जाओ, इधर ही बैठ लो, कोई टेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि वो ये बता रहे हैं कि इलन मस्क अब हमारे साथ है, दुनिया भर के खिलाड़ी हमारे अपने हैं, हम बहुत स्टेबल चल रहे हैं भाई। अगले 4 साल तक राष्ट्रपति को हिलाने वाला कोई नहीं है। मैं जा रहा हूँ इसराइल, जाके मिलने वाला हूँ नेतन्याहू से, चिंता नक्की, सब सेट होने वाला है। लोग वापस भेज दिए हैं हमने गाज़ा में, अभी मिल रहा हूँ मैं पुतिन से भी मिलूंगा, मैंने इच्छा जाहिर कर दी है। और शेयर बाजार के लिए मेरी इच्छा ही बहुत है, स्टेबल हो जाओ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ रशिया से, ये भी क्लियर कर दूँ। चीन को मेरा पैगाम बहुत क्लियर है कि चीन को मैंने बड़ा टेक्निकल लाइन पे बोला है कि टैरिफ लगाऊंगा, हरकतें सबकी सुधर जाए तो मैं भी क्यों लगाऊंगा। वैसे दिल से तो मैं मिलने ही वाला हूँ, मुझे मिलना ही है जिनपिंग से, बंदा अपना ही है। सबके साथ सेटिंग करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई जंग नहीं करेंगे, सब रुकवा दूंगा, सब शांत कर दूंगा, ये सब बातें हैं। H1B वीज़ा बढ़ाऊंगा, मैं प्रोफेशनल्स बुलाऊंगा, वी नीड प्रोफेशनल्स, इलीगल इमिग्रेंट को निकालूंगा, भगाऊंगा। लोग खुश हो गए वहाँ के, कहते वाओ अब हमें जॉब मिलेगी और सरकारी वेज रेट पे मिलेगी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, स्टोर्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, खेतों में $5-6 पे लोग पैसा काम करवा करके पैसा मुनाफा कमाते थे, वेल्थ कंसंट्रेट हो रही थी, क्योंकि सरकारी वेज रेट तो बनता है $18, $19। और वही अगर इलीगल इमिग्रेंट ही नहीं रहेगा तो किसी शॉप ऑनर को, किसी स्टोर वाले को, किसी रेस्टोरेंट वाले को, किसी खेतों के मालिक को कोई आदमी शोषण करने के लिए मिलेगा ही नहीं। फिर उनको मिलेंगे वहाँ के नागरिक, वो अधिकार की बात करते हैं क्योंकि वो छुप छुपा के नहीं रह रहे, डॉक्यूमेंट नकली नहीं है, तो फिर उन लोगों को इनको $18 देने पड़ेंगे। इससे ये जो अनड्यू प्रॉफिट एक्युमुलेट कर रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में, तो प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो एक बदहाली आ रखी है, जो ट्रंप ने कहा कि इनइक्वालिटी आ रखी है, हटा दूंगा मैं, सबकी जेब में पैसा, तो नई डिमांड इन्विगरेट करेंगे, नई डिमांडें बनेंगी। फिर उसकी वजह से नए इलाके अमेरिका के बंजर पड़े हैं, बसा देंगे, इनको वहां भेजेंगे, सेटल करेंगे। ओके, तो ये बात है। तो इसलिए भी निवेशक वहां जा रहा है, वो कह रहा है आओ चलें वहीं पे चलते हैं। ओके, इसलिए भी इन्वेस्टर जा रहा है, जो ये ज्यादा साबित कर दे वहां चले जाएंगे। कैपिटल फ्लो तो तभी सही बता रहा हूं कि अगर किसी मुल्क में बेहतर कैपिटल फ्लो आ जाए तो फिर अल्टीमेटली उसके पास तो बेहतर विदेशों से पैसा आ ही रहा है, डॉलर आ ही रहे हैं, मजबूत हो जाएगा। और कहीं आउटफ्लो बन जाए तो फिर कहानी बिगड़ गई। ओके, देश के अंदर भी अगर बेहतर कैपिटल का फ्लो होना शुरू हो जाए, देश का ही मतलब अच्छा निवेश होना शुरू हो जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पैसा पूंजी निकालें, घर से सोना निकालें, पैसा निकालें, FD निकालें और पूंजी के रूप में उसका निवेश करें, तो फिर दिखता है कि प्लांट लग रहे हैं, जो रबड़ बन रही है, टायर बन रहे हैं, माहौल बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा रहा है, बेहतरीन है, आओ चलते हैं, निवेश करते हैं, मुनाफे बन रहे हैं। ओके, तो कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल का फॉर्मेशन होते रहना चाहिए। अगर इसमें कभी हिंड्रेंस आ जाए
तो फिर धीरे धीरे रफ्तार का विकास की रफ्तार का पहिया स्लो डाउन होता है, और जब वो हो जाए तो जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस हैं कमज़ोर होने लग जाती हैं। और जीडीपी प्रोजेक्शंस कमज़ोर इसी बात पे हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगी कम होंगी, वैल्यूज़ कम रहने वाली, मतलब कंपनीज़ की परफॉर्मेंस ही मजबूत कमज़ोर होती दिख रही है। और सीधे सीधे फिर कंपनियां कमज़ोर हो रही हैं तो मुनाफा कहाँ से देंगी हमें, तो फिर निवेश ही क्यों करें हम। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और नेक्स्ट तो मैंने मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ आपको समझा ही दिया था। तो कुल मिलाकर के ये सारे फैक्टर हैं। अब इसमें हमारी एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर मैं पढ़ रही थी तो उसके दौरान मुझे ये वर्ड एनकाउंटर हुआ, तो मैंने नेट से देखा तो नेट पर और भी कुछ कुछ हो गया। तो ये क्या हो गया सर, उनको कुछ समझा देते हैं, नेट पे कुछ का कुछ करा लेते हैं। वो ये कह रही हैं कि सर मुझे बताएं आपकी डिफरेंस क्या है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन के बीच का। मैंने ये पॉइंट पढ़ा था नेट पे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मैं लिख दूँ थोड़ा आपको, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा, मैं बताने जा रहा हूँ सिंपली कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवैल्यूएशन इज़ टू प्रमोट एक्सपोर्ट। मतलब डिवैल्यूएशन का काम है एक्सपोर्ट बढ़ाना, ठीक है, एंड टू कर्ब इंपोर्ट, और जो इंपोर्ट है उसे घटाना डिवैल्यूएशन का काम है। और दूसरा तरफ वो कह रही हैं कि सर जो डेप्रिसिएशन है, जो डेप्रिसिएशन है वो क्या करती है कि वो इंपोर्ट बिल बढ़ा देती है, इंपोर्ट बिल बढ़ा देगी, और जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका नतीजा सर ये निकलता है कि वो ये कह रही हैं कि सर डिवैल्यूएशन करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकती है, डिवैल्यूएशन करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाती है, जबकि डेप्रिसिएशन जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाती है। सर जब ये दोनों टर्म्स सर बोथ फिनोमिना इन्वॉल्व फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, हाउ दे आर बिहेविंग डिफरेंटली, आज समझाते हैं। ये दोनों बातें अलग थी बिल्कुल। देखो डिवैल्यूएशन अवमूल्यन है, मतलब कि ये है कि आप अपनी चॉइस से अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपने उसको डीवैल्यू किया है, ठीक है। 2015 में चीन ने किया था। आओ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ क्यों किया जाता है डीवैल्यूएशन, और फिर ये सब समझ आ जाएगा। चीन का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना और इंडिया। चीन चीन कहना मुझे अच्छा लगता है, लिखता तो मैं चाइना ही हूँ, ठीक है। ये चीज़ भी करेंसी वैल्यू को डिसाइड करती है। तो देखो पहला केस है डिवैल्यूएशन का चीन के मामले में। अब चीन मान लीजिए कि एक्सपोर्टर है, दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, तो एक एक्सपोर्टर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग तो आपको पता ही है, फिर इनका स्वभाव हो गया है। लोग बाग कहते ज़्यादा मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, ज़्यादा दे दो यार, है ना, ज़्यादा सेल में जाके ज़्यादा 1 पे 20%, 3 पे 50%, ये सब चीज़ आदतें बिगड़ी पड़ी हैं। लोग ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा कैसे खरीदेंगे चीन से। अब मान लीजिए चीन की जो करेंसी है, जैसे रेनमिंबी की हम बात कर देते हैं, उनकी अपनी करेंसी है, तो चीन की करेंसी मान लीजिए ये जो लोग हैं, पहले ये लोग हैं चीन से एक मोबाइल लेते हैं और इनको उस मोबाइल के लिए चीन की करेंसी के 1000 रुपये लेने पड़ते हैं, तो 1000 यूनिट्स लेने पड़ते हैं चाइनीज़ करेंसी के, तब ये मोबाइल चीन से वो ले जा पाते हैं, है ना। चीन ने अपनी करेंसी वैल्यू को गिरा दिया, और चीन ने करेंसी की वैल्यू अपनी गिरा करके कर दी आधी, हाफ, मान लीजिए अपनी वैल्यू कर दी उसने पहले के मुकाबले हाफ। अब ये जो लोग है इसकी जेब में 1000 यूनिट है, लेकिन इसे देख रहा है कि अब एक मोबाइल 500 यूनिट में ही मिल रहा, तो 2 लेके जाएगा, शैतानी। 2, चीन को चाहिए कि मेरे 2 मोबाइल बिके, 3 बिके, 4 बिके। तो अगर ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग मेरा सामान खरीदें। इसके लिए वो लोग उनका सामान तभी ज़्यादा खरीदेंगे अगर उन लोगों को वो सस्ती लगेगी। चीज़ सस्ती उन्हें तब लगेगी कि वो आदमी अपना डॉलर लेकर के आया, पहले उसे उसी डॉलर के मुकाबले चीन के 1000 यूनिट मिलते थे,
लेकिन अब उसे उसी डॉलर में चीन के 2000 यूनिट मिल रहे हैं, क्योंकि चीन ने अपनी करेंसी वैल्यू आधी कर दी ना। तो वो तो पूरा खुश हो गया, कहता है ये क्या। और फिर उसको डर लगा कि मोबाइल महंगा हो गया। उसने मोबाइल पूछा, मोबाइल कितने का, कहते मोबाइल इज स्टिल 1000 यूनिट्स। कहता मतलब अब मेरे पास, मैं वही डॉलर लाया हूँ, पहले 1000 यूनिट बनते थे, अब 2000 यूनिट बनते हैं, और मोबाइल अभी भी 1000 यूनिट का ही है, मतलब 2 ले जाऊं। कहते ले जाओ, इसीलिए तो किया। तो आप अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर रहे हैं, ताकि सामने वाला जो अपनी करेंसी लेकर के आए उसके मुकाबले उसको आपकी ज़्यादा करेंसी हाथ में आए, और फिर जैसे ही आपकी ज़्यादा करेंसी उसके हाथ लगेगी, वो ज़्यादा माल खरीदेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, पूरी दुनिया में कैप्चर कर लेंगे। कब्जा कहते हैं इसको। ये बेटा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमियाँ कर सकती हैं। कहीं गलती से ये भारत ने अपना लिया, सोचो, इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, अपनी करेंसी आज डिवैल्यू कर दी, तो खरीदने तो कोई आ नहीं रहा है। हम वेट कर रहे हैं, सुबह दोपहर हो गई, सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका एक कांदा, उदय शेट्टी वाला जो हाल। तो अब अभी तक कोई खरीदने तो नहीं आया, लेकिन दोपहर के बाद अब हमें खरीदने जाना है, हमें टाइम हमारा भी आ गया, अब हम खरीदने जा रहे हैं। अब आधी करके बैठे हैं वैल्यू। तो वो हमें कह रहे हैं कि कितना रुपए लाए हो, कहते 1000 यूनिट लाए, कहते 2000 यूनिट लेके आ बच्चे, तो वैल्यू आधी हो रखी है। समझ में आई? ये कैसे कैसे अपनी मुल्क की सरकारों से पूछो जाके ऐसा क्यों किया। तो हमें तो डबल अमाउंट खर्चना पड़ेगा फिर वही आइटमें लेने के लिए, क्योंकि हम तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो हम डिवैल्यूएशन की तरफ फिर नहीं जाते हैं। डिवैल्यूएशन की तरफ जैसे चीन जाता है और गया भी था। इसका बेनिफिट डिवैल्यूएशन का फिर क्या आया चीन के लिए, इसका फायदा क्या था? सबसे पहली चीज, चीन के एक्सपोर्ट क्या हुए? बढ़े। तो हमने लिखा था डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है। चीन के इंपोर्ट, इससे क्या हुआ? इंपोर्ट बिल क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, क्योंकि चीन तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला? अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाता है? घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो डिवैल्यूएशन से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हुआ? घट गया। अब इससे अलग है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन नहीं है, मूल्यन करना नहीं है। डेप्रिसिएशन है कि आपकी करेंसी की कीमत में दूसरी करेंसी की कीमत के मुकाबले गिरावट आ ही चुकी है, मतलब उसकी करेंसी वैल्यू गिर गई है, आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, वटेवर बी द रीजन, दैट इज द एस्पेक्ट। और ऐसे में जब उसकी परचेजिंग पावर ही उस करेंसी की घट चुकी है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? हम भारत के केस में देखें, रुपया कमजोर होते चला जा रहा है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है डेप्रिसिएशन हो रही है इंडियन रुपी की, वो एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम इंपोर्टर ही हैं मेन। और अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट बिल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट खाता बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट खाता उतना है ही नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा अगर करेंसी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ओके, वहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट घटता है, यहाँ पे बढ़ता है। समझ में आई बात? इसलिए तो मैंने यहाँ तो समझा के हटाई हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट वाला। तो अब ये पैराग्राफ स्टूडेंट का दोबारा पढ़ते हैं। अब इनका क्वेश्चन जहाँ से इन्होंने कहीं से नेट से पढ़ा था, तो यही है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। सर मैंने डिफरेंस समझते हुए इंटरनेट से ये पॉइंट पढ़ा। पॉइंट क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड टू कर्ब इम्पोर्ट। Depreciation may result in current account deficit and fiscal deficit. Sir, devaluation curbs current account deficit. Depreciation causes current account deficits. While both phenomena involve fall in the value of domestic currency, how? समझ आ गया? So there are different economies. Some are export oriented, some are import oriented. It depends कि आप कैसी इकोनॉमी हैं। तो डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन उस मैनर में काम करता है। इतनी बात समझ में आई? डन? सारा ये पॉइंट समझ में आ गए? अब आपको क्लियर हो गया हमेशा के लिए कि भारतीय रुपए की कीमत दुनिया भर की करेंसीज के मुकाबले डिमांड एंड सप्लाई ही तय करेगा। उन करेंसी की डिमांड सप्लाई और आपकी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई। और ये लाइव होता है, ग्लोबली चलते जा रहा है। एक कॉम्प्लेक्स मार्केट मैकेनिज्म इसके लिए काम कर रहा है। लाइव रेट तैयार हो रहे हैं हर समय, और इसमें वेरिएशंस नहीं होती, याद रखिएगा। ये स्टैंडर्ड चल रहे हैं। ओके, और अल्टीमेटली उसी जैसे गोल्ड सोने के रेट है, लाइव वर्क कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस डिमांड सप्लाई को आप प्रभावित कर सकते हो। अब वो हमने देखा कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर प्रभावित कर सकती हैं, नेगेटिवली इंडियन रुपी गिरेगा। सप्लाई चेन डिसरप्शंस प्रभावित कर सकते हैं, इंडियन रुपी गिरेगा, डॉलर एप्रिशिएट होगा।
क्रूड की प्रोडक्शन अगर हिंडर कर गई, इंडियन रुपये गिरने लग जाएगा क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ जाएंगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर सप्लाई हिंडर होगा, महंगा होगा, तो क्रूड इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंडिया का रुपये कमज़ोर होगा, डॉलर महंगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, गैजेट्स और ये सारी चीज़ें अगर महंगी हुई, इनकी प्रोडक्शन वहाँ पे फॉल हुई, तो अल्टीमेटली भारतीय रुपये कमज़ोर होगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें, निवेश कम होने लग जाएगा, अल्टीमेटली डॉलर आउटफ्लो करना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए लगातार विपक्ष सरकार से पूछता है, डॉलर गिर रहा है, बजट डेफिसिट कहाँ है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या सिनेरियो है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसा है, फिस्कल डेफिसिट कैसा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अर्थव्यवस्था का साइज कैसा है, आकार कैसा है, काम कैसा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हो रहा है, बताइए कितने % पे काम कर रहा है, निवेश कहाँ से आएगा, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए की जाए। तो दिस इज द सिनेरियो। ओके, अब मुझे लगता है आपको ये आर्टिकल पढ़िए समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं यहीं पे तो फिर समझा दूँगा। थैंक यू।